ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। संख्या मतलब पहले जैसे आम दिनों में होता तो उससे बहुत ज़्यादा की तरह नहीं है। आम दिन में बहुत आते थे तो 25 से 30 आते थे, हद ही हद। हाँ। आज की डेट में 100 से पार आ रहे हैं। 100, 110, 105, 115, 95 ऐसे करके आ रहे हैं। ये पिछले 10 दिनों से 10 दिनों से भी 15-20 दिनों 10-15-20 दिनों से है। यहाँ पर कभी वही स्थिति है, वहाँ का भी वही स्थिति है। ये केवल यहाँ का है, उस वाले का भी अलग है। उस वाले का अलग है। पिछले दिनों कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में तबाही मचा दी। ना जाने कितनी मौतें हुई, पता नहीं। ना जाने कितनी लाशें गंगा में बह गईं, पता नहीं। क्या पुरानी परंपरा थी, क्या नई परंपरा है, ये भी पता नहीं। लेकिन इतना जरूर पता है कि लोगों ने अपनी जान तो खोई है। आज 10 साल पहले करीब मैंने एक जो कॉन्सेप्ट इस हॉस्पिटल को लेके डेवलप किया था, मैंने इस हॉस्पिटल में जितनी भी बेसिक सुविधाएं एक बड़ी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ज़रूरत होती हैं, तो एक जो बेसिक सुविधाएं जो मेरे हॉस्पिटल में अवेलेबल थी, इस संक्रमण के दौर में बहुत ही मेरे और मरीजों के काम आई। मेरे यहाँ जितने भी पेशेंट्स भर्ती हुए, इसमें करीब 99% मेरे पेशेंट ठीक हुए। इधर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हम कोरोना संक्रमण से मरने वाले हर व्यक्ति को मुआवजा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी स्थिति इस समय ठीक नहीं चल रही है। वहीं केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कोरोना संक्रमण से होती है तो डॉक्टर को ये लिखना होगा कि उस व्यक्ति को कोरोना संक्रमण था जिससे उसकी मृत्यु हुई है। यदि डॉक्टर ऐसा नहीं करता है तो इस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। उत्तर प्रदेश में करीब 4.5 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है और अब प्रतिदिन करीब 10 लाख टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में करीब 3,85,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं कोरोना संक्रमण से। लेकिन वास्तविकता में कितनी मौतें हुई हैं, ये भी एक जांच का विषय है। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में जिला अस्पताल है और जिला अस्पताल जाने वाली सड़क बहुत ही सकरी है। अब उस सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। वहीं पूर्व सांसद मनोज सिन्हा, यानी जो केंद्रीय मंत्री भी थे, जिनको विकास पुरुष की संज्ञा भी दी गई, उनके प्रयास से एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ। अभी निर्माण चल भी रहा है, लेकिन उस मेडिकल कॉलेज को शुरू कर दिया गया है, जहां 11 प्रोफेसर और 35 जूनियर डॉक्टरों ने अपना पदभार ग्रहण भी कर लिया है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली। कुछ ऐसा ही सिस्टम है हमारे देश का। अगर ये बात ना समझ में आई हो तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछना, वो इसका मतलब समझा देंगे। गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशासन सख्त भी है। लेकिन पिछले दिनों जब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बहुत तेजी से आई थी, जब लगातार लोगों की मृत्यु हो रही थी, तब प्रशासन बेचैन था। सबसे बड़ी चुनौती थी ऑक्सीजन की व्यवस्था करना। प्रशासन ने ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई। सीधे मुख्यमंत्री ने इस चीज में इंटरेस्ट भी लिया। कोविड अस्पताल बनाए गए। निजी अस्पतालों से बात कर उन्हें कोविड अस्पतालों में बदला गया। लेकिन अपने अनुभव को भी आप कमेंट बॉक्स में साझा करिएगा कि आपने कितने निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल में बदलते हुए देखा और कितनी सुविधाएं आपको वहां से मिली। जब सरकारी अस्पतालों में भीड़ लगी हुई थी, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी अपने परम स्थिति में थी, तो उस वक्त जरूरत थी कुछ निजी अस्पतालों को आगे आने की। जब लोग गाजीपुर जनपद में जगह जगह जाके निजी अस्पतालों को ढूंढ रहे थे तो अस्पताल नहीं मिल रहा था
और अस्पताल मिल भी रहे थे तो सुविधाएं नहीं मिल रही। ये तस्वीरें दिल्ली की नहीं है, ये तस्वीरें मुंबई की भी नहीं है, ना बेंगलोर की हैं, ना भोपाल की हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर की हैं। सिंह लाइफ केयर हॉस्पिटल, जितनी सुविधाएं सदर अस्पताल में थी उतनी सुविधाएं उनके पास भी थी। अन्य निजी अस्पतालों को लोग ढूंढते रह गए, लेकिन वो नहीं मिला। लोगों का कहना है कि जब सदर अस्पताल में भीड़ थी तब हमने सिंह अस्पताल का रुख किया, जब वहां रुख किया तो हमें सारी सुविधाएं मिली। और सबसे बड़ी बात कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहां मौतों का आंकड़ा ना के बराबर है, यानी वहां मौतें हुई नहीं, केवल एक मौत हुई, वो भी वो पेशेंट बहुत ही सीरियस कंडीशन में था। आज 10 साल पहले करीब मैंने एक जो कॉन्सेप्ट इस हॉस्पिटल को लेके डेवलप किया था, मैंने इस हॉस्पिटल में जितनी भी बेसिक सुविधाएं एक बड़ी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ज़रूरत होती हैं, जैसे आईसीयू का होना, सीटी स्कैन होना, एक उच्च कोटि के पैथोलॉजिकल लैब का होना, ब्लड बैंक का होना, नर्सिंग स्कूल का साथ में एसोसिएट होना, तो मैं शुरू से ही एक पूरे कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा था। और मेरे यहाँ आईसीयू में पहले से ही मैंने प्लान कर रखा था कि मैं ऑक्सीजन प्लांट का मैं इंस्टॉलेशन कराऊंगा। इसी बीच में कोरोना का ये दौर आ गया। ऑलरेडी कंपनी को पेमेंट किया जा चुका था, लेकिन इस अचानक जो संक्रमण का दौर आया तो मशीन का इंस्टॉलेशन मेरा नहीं हो पाया है, जो अभी कुछ दिनों में मेरे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो एक जो बेसिक सुविधाएं जो मेरे हॉस्पिटल में अवेलेबल थी, इस संक्रमण के दौर में बहुत ही मेरे और मरीजों के काम आई। अचानक जब 14-15 अप्रैल के करीब इन्फेक्शन बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा, तो मैंने नर्सिंग स्कूल से टीचर्स और स्टूडेंट्स की मदद से अपनी मेडिकल टीम बनाई। मेरे यहाँ ऑलरेडी सिटी स्कैन और डायग्नोस्टिक सेंटर मौजूद था, डायलिसिस यूनिट भी मौजूद थी। तो ये सारी यूनिटें हमको पेशेंट को डायग्नोज करने में मदद कर रही थी कि पेशेंट आखिर किस स्टेज में है, माइल्ड में है, मॉडरेट में है या सीवियर है। इसको यहाँ मेरे यहाँ गाजीपुर रखने की ज़रूरत है या इमीडिएट हमको इसे बड़े सेंटर पे वाराणसी या लखनऊ रेफर कर देना चाहिए। इसका नतीजा क्या हुआ कि मेरे यहाँ जितने भी पेशेंट्स भर्ती हुए, इसमें करीब 99% मेरे पेशेंट ठीक हुए। एक पेशेंट जिसकी बहुत ही हालत ख़राब थी और उसको मैंने हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया था, लेकिन उसके अटेंडेंट उसको बाहर कहीं ले जाने में सक्षम नहीं थे। तो एक पेशेंट की केवल मेरे यहाँ डेथ हुई, जो पेशेंट एडमिटेड थे। मेरे बाकी सारे पेशेंट रिकवर किए। ओपीडी बेसिस पे भी मैंने बहुत से पेशेंटों का इलाज किया। बहुत से ऐसे मॉडरेट ग्रेड के पेशेंट या बहुत से कुछ ऐसे पेशेंट थे जो इकोनॉमिकली सक्षम नहीं थे कि हॉस्पिटल में भर्ती होकर इलाज कर पाते, उनका भी मैंने इंजेक्शन फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में घर पे चलने के लिए दवाई लिखी और मेरे सारे पेशेंट रिकवर किए। इसके इलाज में जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट था वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट था। दूसरे ब्लड थिनर, खून को पतला करने वाली दवाओं की ज़रूरत थी। और स्टेरॉयड एक मेडिसिन होती है जो कि इन्फ्लेमेशन, सीवियर इन्फ्लेमेशन को कम करती है, इसकी ज़रूरत थी। बेसिकली मेन लाइन ऑफ यही 3 ट्रीटमेंट थे। इसके अलावा सारे सपोर्टिव ट्रीटमेंट थे। तो बहुत अच्छा पेशेंट्स को रिस्पांस मिला और काफ़ी पेशेंट ठीक हुए मेरे यहाँ। इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि जब इस तरह की महामारी आए तो जितनी छूट एक सरकारी अस्पताल को मिलती है उतनी छूट एक निजी अस्पताल को भी दे दिया जाए, ताकि वहां पर हर तरह के पेशेंट पहुंचकर अपना इलाज करा सकें। वैसे निजी अस्पताल प्रयास करते हैं कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनका इलाज निःशुल्क कर दिया जाए या उन्हें निःशुल्क परामर्श दे दिया जाए। प्रशासन ने जब मेरे हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया और मुझे सूचना मिली तो मैं बहुत चिंता में था कि मैं कैसे सारी चीज़ों को मैं मैनेज करूंगा। मैंने कुछ अपने स्टाफ से बात किया। इस बीच में जो बगल में मेरा जो नर्सिंग स्कूल है, वहाँ से मेरे नर्सिंग स्कूल का टीचिंग स्टाफ आया और स्टूडेंट्स आए। वो मुझसे बोले कि सर, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस महामारी और संकट के दौर में हम सभी लोग आपके साथ खड़े हैं। ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई।
मैंने पूरे अपने मेडिकल स्टाफ की मीटिंग और नर्सिंग टीचर्स और स्टूडेंट्स की मीटिंग बुलाई, उनसे मैंने सलाह लिया। सभी लोग सहज तैयार थे। मैंने मेडिकल यूनिट तैयार की और मैंने सीएमओ साहब को सूचित किया कि नहीं, हम तैयार हैं सेवा देने के लिए। और सभी ने मिल के लगभग 1 महीने तक दिन रात मेहनत की और हम लोगों ने बहुत से पेशेंट्स की जान बचाई और यह हमको एक बहुत ही आत्मविश्वास देता है, बहुत ही प्रसन्नता होती है। जब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आई तो हम हिंदू मुस्लिम वाले टॉपिक से थोड़ा बाहर आ चुके थे। चर्चाएं हो रही थी व्यवस्थाओं पर और एक डायलॉग तो बड़ा फेमस हो गया था सोशल मीडिया पर, और वो डायलॉग था कि हमने कब अस्पताल की बात की, हम तो मंदिर और मस्जिद के लिए लड़ते रह गए। लेकिन एक बार फिर जब धीरे धीरे कोरोना संक्रमण दूर जा रहा है, धीरे धीरे आंकड़ों में कमी आ रही है, तो लोग हिंदू और मुसलमान वाले मैसेज शेयर करना शुरू कर दिए हैं। व्हाट्सएप चेक कीजिए, फेसबुक चेक कीजिए या ट्विटर चेक कीजिए, अब नए नए संदेश आपको मिलेंगे। अब ये संदेश कहाँ बनाए जाते हैं, कहाँ से आते हैं? मेरे पास तो कई सारे ऐसे संदेश आते हैं और जब मैं उन संदेशों की जांच करता हूँ तो वो फर्जी निकलते हैं। तो थोड़ा जागरूक आप भी बनिए। व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर पर आए हुए हर एक संदेशों पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। पहले उसकी पड़ताल कीजिए, जांच कीजिए कि क्या वो खबर सही है या गलत है, तब जाकर कहीं उस पर विश्वास कीजिए या उसे शेयर कीजिए। ध्यान दीजिए, हमारे देश में तीसरी लहर ने दस्तक दे दिया है। यदि हमने सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया और मास्क नहीं पहना और भीड़ वाली जगहों में जाने से नहीं बचा, तो हम एक बार फिर एक नई तस्वीर खड़ी करेंगे और उसके जिम्मेदार हम और आप ही होंगे, क्योंकि सरकार तो लगातार हमें जागरूक कर रही है। यदि आपके कोई सवाल हैं या आपके पास कोई ऐसा विषय है जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, जिसकी जांच हमें करनी चाहिए, जिस पे हमें जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए, ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें एबीटी न्यूज। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनंदन। यदि एबीटी न्यूज की खबरों को देखकर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम जन समस्याओं को उठाते हैं, हम आपको सही खबरें दिखाते हैं, निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और जागरूक बन सकें। और अगर अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर करें।